नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 इतिहास पुस्तक के चौथे अध्याय का कुछ अध्ययन किया था, उसी का जो भाग शेष रहा है उसका आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि कुछ जो आदिवासी समूह थे, कुछ शिकारी थे, कुछ संग्राहक थे, है ना, और कुछ खेती करते थे जिसको झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती हम कहते हैं, है ना, और कुछ क्या करते थे, एक तरह से मवेशी पालते थे, पशुओं का पालन भी करते थे। तो आगे हम देखते हैं। देखिए, अगला जो बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। ठीक है, तो समय निश्चित था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती, यानी उनकी सोच और विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच काम के बंटवारे से चलती है। ठीक है, यानी वहाँ पर काम का बंटवारा भी होता है। ठीक है, ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विल ने 1930 से 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। यानी एक तरह से ये इतिहासकार थे, है ना, इस वैज्ञानिक जिसको हम कह सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे जो समय था, एक तरह से एक दशक, लगभग 10 वर्षों का एक समय आदिवासी समुदाय थे जो मुख्य रूप से बेंगा और खोंड इनके बीच बिताए। ठीक है, और एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अक्षांशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है, वे लिखते हैं। यानी उन्होंने कुछ लेख लिखे, उनके आधार पर हम उनके समय, काम को और बंटवारे को हम जान सकते हैं। देखिए, चैत में औरतें, यानी चैत का जो महीना होता है, हिंदी महीनों में चैत का महीना जो आता है, औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी, है ना। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे, ठूंठ जो यानी छोटे पेड़ को काटने के बाद में जो छोटा कुछ शेष भाग जो रह जाता है उसको ठूंठ कहते हैं, है ना, उनको काटने के लिए जाती थी और उनको इकट्ठा करके लाती थी। पुरुष जो होते थे बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। यानी ये काम का बंटवारा एक रूप से यहाँ दिखाया गया है। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाती थी सब्जी के लिए। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक तरह से पुरुषों में और औरतों में काम का बंटवारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। ये हो गई किसकी? चैत की बात। अगला महीना आ गया बैसाख। ठीक है, बैसाख में लोग क्या करते थे, यानी जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन के घर लाती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे, यानी गांव से अधिक दूरी पर ये नहीं जाते थे। अगर देखिए, जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द जो खेतों में काम करते थे, क्वार में फलियाँ आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। ठीक है, अगहन में सारी फसलें तैयार हो जाती थी और फूस में फटकन किया जाता था, यानी साफ उसको किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी फूस के महीने में ही अधिक होती थी। ठीक है, माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे, नई स्थान की जगह, है ना। इस दौरान शिकार में चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियाँ होती थी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उस समय शिकार और अन्य चीज़ों का संग्रह करना मुख्य गतिविधियाँ होती थी, क्योंकि उस समय खेती नहीं कर सकते थे। ठीक है, यह चक्र पहले साल होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई की होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे, यानी एक तरह से समूह में रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की जरूरत पड़ने लगी, है ना। वेरियर द्वारा लिखित बैगा 1939 और एल्विन अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंड्स, वेरियर एल्विन पेपर्स, नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित। यानी ये जो लेख है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की, बिहार का ये चित्र है 1946 का।
बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँ के साथ जंगल में जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, यानी पहले हमको बताया गया है कि कुछ लोग स्थानांतरित खेती करते थे, झूमिंग खेती करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और कुछ जो समुदाय हैं उनके बारे में हम जानेंगे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, है ना, उनका काम ये नहीं होता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करना। देखिए बेवड़ शब्द का अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द, यानी इसको बेवड़ कह सकते हैं, झूमिंग कृषि कह सकते हैं, स्थानांतरित कृषि भी हम कह सकते हैं इसको हैं। ठीक है, 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लग गए थे, यानी बहुत से समुदाय ऐसे थे कबीले जो एक जगह बस करके, है ना, खेती करने लग गए थे। ठीक है, वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। ठीक है, वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। ठीक है, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, है ना, कुछ मुखिया जो बन जाते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी, है ना, होते थे, यानी एक निम्न वर्ग एक उच्च वर्ग। ठीक है, जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, यानी तरह से वो बड़े जमींदार बन गए और अपनी खेती को बटाई पर छोटे जमींदारों को देते थे। ठीक है, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। अंग्रेज जो अधिकारी थे वो ऐसा सोचते थे कि गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर जो रहते हैं आदिवासी समूह, शिकारी समूह जो होता है या घुमंतु समूह होता है, उसके मुकाबले ज़्यादा सभ्य, यानी वो सुशिक्षित उनको दिखाई देते थे। ठीक है, जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। जंगलों में जो आदिवासी समूह जो रहते थे उनको क्या माना जाता था, जंगली या बर्बर, एक तरह से उनको बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इनको एक जगह बसाना और इनको सभ्य बनाना, सुशिक्षित बनाना इनको बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या फर्क पड़ा, यानी अंग्रेजों के शासन, औपनिवेशिक शासन से सीधा अर्थ यहाँ पर अंग्रेजों के शासन से लिया जा सकता है, यानी उसका आदिवासियों के जीवन पर, उनके तौर तरीकों पर क्या फ़र्क पड़ा, ये हम देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। यानी जब अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ पर हुआ तो उसका असर आदिवासी समूह पर भी पड़ा और उनका जीवन बदल गया। किस तरह, देखिए आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, यानी जो आदिवासी समूह के जो मुखिया जो बने हुए थे उनके ऊपर क्या असर हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था, यानी मुखिया को समाज में एक तरह से महत्वपूर्ण माना जाता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, यानी पैसा अधिक होता था और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रख सकते थे, यानी एक तरह से वो शक्तिशाली संपन्न होते थे और जो उनका इलाका होता था उस पर नियंत्रण एक तरह से रख सकते थे। ठीक है, कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, एक तरह सेना भी वो गठित कर लेते थे और वे ज़मीन एवं वन प्रबंध के स्थानीय नियम खुद बनाते थे, है ना, किस तरह से उनको ज़मीन में पैदावार करनी है और वन का जो प्रबंध है जंगल का वो उसको किस प्रकार से करना है वो खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ तो उसके तहत उसके अंडर में क्या होता है कि आदिवासी जो मुखिया हैं उनके कामकाज और अधिकतर काफ़ी बदल गए। जो कामकाज और जो अधिकार उनको प्राप्त थे वो काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला,
मालिकाना तो मिलता रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। यानी एक तरह से जो उनकी नियंत्रण की और शासन करने की जो शक्ति थी वो उनसे छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, और उनको जो उनके द्वारा स्वयं के द्वारा जो नियम बनाए गए उनको बर्खास्त किया गया, और जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको उन्होंने मानने के लिए, उनको उनकी पालना करने के लिए उनको बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। ठीक है, उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। नजराना एक तरह से भेंट। ठीक है, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। यानी उन्होंने जो स्वयं की सत्ता जो स्थापित कर रखी थी, नियंत्रण जो कबीलों पर स्थापित कर रखा था, वो नियंत्रण और सत्ता अब उनकी नहीं रही। ठीक है, वे जो परंपरागत जो काम थे उनको करने से लाचार हो गए थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। यानी जो घूम करके जो खेती करते थे एक तरह से, उनका क्या होता है ब्रिटिश शासन काल में। ठीक है, ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी। यानी ऐसे जो समूह होते थे घूमने वाले घुमंतु, उनसे अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, दिक्कत थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के जो समूह हैं एक जगह स्थायी रूप से रहें, यानी बस करके वो रहें, है ना, और खेती करें। वो चाहते थे कि ये घूमना जो है इनका इधर उधर ये बंद हो, ये एक जगह बस जाएं और एक जगह बस करके खेती करें। ठीक है, स्थायी रूप से जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। यानी जब एक जगह बस जाते थे तो अंग्रेज़ों के द्वारा इनको नियंत्रित करना, है ना, इन पर सत्ता स्थापित करना इनके लिए आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। यानी ये अपनी आय के लिए नियमित, यानी इनको जो लगातार एक तरह से आमदनी आती रहे, ये स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ज़मीन का एक तरह से निरीक्षण करवाया, आकलन करवाया, माप तोल करवाई, और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा एक तरह से उन्होंने निश्चित कर दिया। ठीक है, किसे कितना लगान देना है, कुछ किसानों को भूस्वामी और कुछ को दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया, है ना, जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में। ठीक है, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। एक तरह से जमींदार और किसान वर्ग यहाँ पर इन्होंने पैदा कर दिए। ठीक है, देखिए गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें घुमंतु खेती जो होती है गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई। ठीक है, देखिए झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। यानी एक तरह से जो उनकी योजना थी वो बहुत अधिक सफल नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता है। ठीक है, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पा रहे थे। यानी उनके खेतों में पैदावार जो थी वो अच्छी एक तरह से ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रही थी। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। जो वहाँ के जो काश्तकार थे एक तरह से आदिवासी जो समूह थे वो इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें उनके परंपरागत तरीके से ही जीने दिया जाए। उनके जीवन शैली में कोई परिवर्तन वो नहीं चाहते थे। ठीक है, व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देख लिया कि ये मानने वाले नहीं हैं तो कुछ जो समूह थे उनको जंगलों में घुमंतु खेती करने के लिए छूट दे दी गई। ठीक है, वन कानून और उनके प्रभाव। अब देखते हैं ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा कौन से यहाँ पर वन कानून लगाए गए हैं ना, और उनके क्या असर हुए, क्या प्रभाव दिखाई दिए, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने देखा है आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से
आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अधिकतर जो आदिवासी जो समूह होते थे वो वनों पर एक तरह से निर्भर थे, है ना। और वन कानून जब बनाए गए तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी अपने अधिकार में एक तरह से जंगलों को ले लिया, ठीक है। और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। क्या कर दिया कि जो वन्य हैं, जो जंगल हैं, एक तरह से ये राज्य की संपत्ति हैं, इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं माना जा सकता है, ठीक है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये जंगल ऐसे थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, यानी और कोई व्यक्ति वहां पर जाकर के एक तरह से लकड़ी नहीं ला सकता था, ठीक है। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं होती थी। एक तरह से इनको प्रबंधित कर दिया गया, ठीक है। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था। जब राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, है ना, और आरक्षित वन इनको घोषित कर दिया गया, तो काश्तकार जो थे, झूम खेती करने वाले, उनके सामने समस्या पैदा हो गई और वो अब वहाँ पर खेती नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से उन्हें अन्य स्थान पर जाना पड़ा और रोजगार तलाश करने के लिए इधर उधर घूमना पड़ा, ठीक है। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों को रहने पर पाबंदी लगा दी, अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि आदिवासी जो समूह थे उनसे कहा कि आप जंगलों में नहीं रह सकते और उनके रहने पर रोक लगा दी, ठीक है। उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई, है ना। क्या हो गई समस्या? यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। यानी रेलवे का जब निर्माण किया जा रहा था और जो स्लीपर जो कोच बनाए जाते हैं उनमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ये समस्या उनके सामने आई कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लकड़ी को कैसे ले जाया जाए, और काटने की समस्या उनके सामने आई। तो उन्होंने सोचा कि मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, ठीक है। स्लीपर देखिए लकड़ी के क्षैतिज तक थे जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। कभी रेल की पटरियां आपने देखी हैं, है ना। जो लकड़ी के बड़े बड़े जो होते हैं एक तरह से लट्ठे से वो बिछाए जाते हैं, है ना, ठीक है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला, एक समस्या का हल उन्होंने ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, ठीक है, और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए, अपने स्वार्थ के लिए, जिनसे उनको मजदूर मिल सकें। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे वन गांव भी बसा दिए, ठीक है। आगे देखिए, बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। जो कानून अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए उनका विरोध किया, है ना। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, ठीक है। कई बार उन्हें खुलेआम बगावतें भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। यानी अंग्रेजी सरकार के जो नियम कायदे कानून बनाए गए उनको कुछ आदिवासी समूह ने मानने से एक तरह से इनकार कर दिया, ठीक है। तो अगला बिंदु हम देखेंगे व्यापार की समस्या, ठीक है। तो व्यापार की समस्या हम अगले जो टॉपिक है हमारा इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।